अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। भाई आप इधर ही रहना और अलर्ट रहना जरा। मैंने बात आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है जी? प्लीज अगर आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। फैजान यार वो इस चीज के डर से कि आवाज का इशू ना आए मैंने कैमरा नहीं ऑन किया इंटेंशनली। आज सिर्फ न्यूमेरिकली करना और शुरू करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये 4.1 का वो हिस्सा है जो मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका था जब मैंने आपको कहा था कि लायबिलिटी टू सेल टैक्स क्या होती है, किस बंदे ने असल में एफबीआर को टैक्स जमा कराना है। और हमारी ये बात हो गई थी कि असल में एफबीआर को टैक्स जमा किसने कराना होता है? मेनली सर्विसेज करने वाला, सेल्स करने वाला, इंपोर्ट करने वाला। ठीक हो गया। और बोर्ड अगर अप्रूवल ले ले फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज से तो जिस बंदे ने सर्विसेज गुड्स रिसीव की हैं, सप्लाई रिसीव की है, वो भी करवा सकते हैं। ये बात हम कर चुके थे। ऑल्दो मैंने इसके बाद आपको थर्ड स्केड्यूल में बताया था कि वो इतनी ज्यादा चीजें पर टैक्स मैन्युफैक्चरर खुद एफबीआर को पे। यस और नो? चौकस हो जाए यार, ध्यान ना पढ़ना आज। सर कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल टैक्स, एक्सेस सेल टैक्स, एक्सेस कहते हैं ज्यादा को, एक्सेस कहते हैं ज्यादा को। यार नीचे ना सिक्योरिटी में बताएं कि जो बच्चा ऊपर आया उससे कहें 107 नंबर कमरे में ग्लास ऊपर भी बैठे हुए, उनको भी ऊपर वालों को भी क्या है, और ऊपर वाले कमरे की लाइट भी बंद कर। सर कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स, अगर एक्सेस सेल्स टैक्स, अगर एक्सेस सेल्स टैक्स किसी बंदे ने वसूल कर लिया है तो उसे क्या करना चाहिए? एक दुकानदार जूस बेचता है 35 रुपए का, 28 रुपए का जूस है, 7 रुपए का टैक्स है, वो 40 रुपए वसूल कर लेता है और 28 रुपए का जूस और 12 रुपए टैक्स वसूल कर लेता है। अब उसको क्या करना चाहिए, ये सवाल है। सुनिए, पहली बात तो ये है, इसका मैं पहले आपको देसी लॉजिकल आंसर बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बात तो ये है कि उसने ये जो टैक्स वसूल किया है ये किस चक्कर में वसूल की है? हुकूमत का नाम लेके वसूल किया है ना। यार आप अगर टैक्स वसूल करें किसी से तो यही कहते ना भाई मेरा हुकूमत के खाते में जाना है। अब अगर उसने टैक्स वसूल किया है
और टैक्स आप उसे वापस कर सकते हैं तो वापस कर दें, और अगर वापस नहीं कर सकते जो एक्सेस वसूल किया है वो हुकूमत को जमा कराएं जिनके नाम का उसने टैक्स दिया है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? गेम इतनी सी है, दो बातें हैं, दोनों आपको बताने लगा हूं। सर जी अगर टैक्स एक्सेस वसूल कर लिया है और वो बंदा कहता है भाई मेरी तो चीजें अभी अनसोल्ड पड़ी हुई हैं, मैंने तो अभी चीजें बेची नहीं, आपसे चीजें खरीद के आपने मुझसे टैक्स ज्यादा वसूल किया, मैंने भी आगे चीजें बेची नहीं है, मेरे पास अनसोल्ड पड़ी हुई है, जितना एक्सेस टैक्स दिया है मैंने मुझे वापस करें, तो वो आपसे वापस ले सकते हैं। और अगर एक्सेस टैक्स पे करके उसने वो जूस पी लिया तो फिर तो काम मुक गया। एक्सेस टैक्स का इंपैक्ट एंड कंज्यूमर को चला गया। सर अगर एक्सेस टैक्स का इंपैक्ट एंड कंज्यूमर को चला गया है तो बस फिर उस बंदे को चाहिए जिसने टैक्स इकट्ठा किया कि वो एफबीआर को जमा कराए, अब पैसे वापस देने की कोई तुक नहीं बनती। सर जी पॉइंट क्लियर हुआ है? अगर उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर को नहीं गया तो पैसे वापस कर दे, और अगर उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर को चला गया है तो एफबीआई को जमा करा दे, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। सर जी मेरी बात समझ आ गई? लो सर, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स। सर ये दो बातें पता नहीं टैक्स वालों को क्यों इतनी पसंद है, बार बार पेपर में पूछता है, एक ये और एक इससे अगली। पहली ये वाली बात है, एनी पर्सन हु हैज कलेक्टेड और कलेक्ट्स एनी टैक्स और चार्ज which was not payable as tax or which is in excess of the tax actually payable and the incidence of which has been passed on to the consumer shall pay the amount of tax so collected to the federal government. Sir, कोई भी बंदा, कोई भी person who has collected or collect any tax or charge which was not payable as tax or which is in excess of the tax actually payable and the incidence of which has been passed on to the consumer shall pay the amount of tax so collected to the federal. उर्दू आसान तर्जुमा, कोई बंदा जिसने टैक्स को कलेक्ट कर चुका है या कलेक्ट करता है वो वाला टैक्स जो पेबल ही नहीं था, यानी एक्सेस है, ओवर एंड अबव है, वो जो पेबल ही नहीं था या जो एक्चुअली जितना पेबल था उससे ज्यादा है और उसका इंसिडेंस और उसका इंपैक्ट जो है वो पास हो चुका है कंज्यूमर पर, उसका इंपैक्ट कहां पर चला गया है? कंज्यूमर। तो जो टैक्स इसने कलेक्ट किया है वो क्या होगा? वो फेडरल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब इसने ये वाली बात लिखी जी, द अमाउंट पेबल टू फेडरल गवर्नमेंट shall be deemed as an area of tax payable। ये ऐसे एफबीआर को जमा कराया जाएगा जैसे ये जमा कराना ही था, and shall be recoverable accordingly। वो कहते हैं एंड नो क्लेम फ्रॉम रिफंड इन रिस्पेक्ट टू सच अमाउंट शैल बी एडमिसिबल, और कोई क्लेम फॉर रिफंड एडमिसिबल नहीं होगा। सर केस नंबर 2 है, अगर आपने एक्सेस टैक्स लेकर जमा करवा दिया और इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया और आपको एकदम ख्याल है कि ओहो मैंने तो ज्यादा पैसे जमा करा दिए, एफबीआर वालों को आपने कह दिया भाई पैसे वापस करो, एफबीआर वाले वो पैसे वापस नहीं करेंगे, आप उनसे रिफंड क्लेम कर ही नहीं सकते। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब मसला सिर्फ एक बात का आ गया, मसला सिर्फ एक बात का आ गया, इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक गया या नहीं गया? क्योंकि अगर इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया तो फिर गया खत्म, फिर जो टैक्स था वो खत्म हो गया, और अगर इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया तो फिर आपको पैसा जो है वो
फिर आपको पैसा उस बंदे को वापस करना पड़ेगा। वो कहते हैं burden of proof that the incidence of tax or charge has been or has not been passed to consumer shall be on the person collecting the tax। सर जी ये टोटल डिस्कशन है, मैंने आपसे 3 से 4 बातें की। अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिए जो एक्सेस टैक्स था और उसका इम्पैक्ट इंसिडेंस एंड कंज्यूमर पर चला गया है, तो जितना टैक्स आपने वसूल किया वो आपने एफबीआर को पे कर देना। यस और नो? ये बात क्लियर हो गई। अगली बात सुनो, अगर आपने अभी अगर कोई टैक्स पेबल था, अगर कोई अमाउंट पेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट थी, shall be deemed to be an arrear of tax payable, तो इसको एरियर ऑफ टैक्स पेबल समझा जाएगा। आपने जो लोगों से पैसा जमा ले लिया था, एक्सेस भी था, तो आपने क्या करना है, उसको एफबीआर को जमा करा देना है ऐसे जैसे वो पेबल था। और जी अभी शेयर नहीं बता रहे, सही हो गया। अच्छा, amount of tax payable to the federal government shall be deemed to be the area of tax and shall be recoverable accordingly, and no claim for refund in respect of such amount shall be inadmissible। सर अगर उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर पे चला गया और आपने वो पैसे वसूल कर लिए तो आपको वो टैक्स वालों को जमा करवाने ही पड़ेंगे और कोई क्लेम रिफंड के लिए एडमिसिबल नहीं होगा। सर इस बात का सबूत कौन देगा कि इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया? क्योंकि टैक्स वालों ने तो कहा टैक्स तो मैं दे दो ना, टैक्स वालों ने आपसे पैसे पकड़ लेने और अब आप पीछे पीछे और टैक्स वाले आराम से बैठे होंगे। तो जनाब आपने साबित करना होगा कि जनाब हाँ जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स, द पर्सन कलेक्टिंग द टैक्स ऑन चार्ज के इसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर पे गया है या नहीं गया। सर एग्जांपल करते, एग्जांपल एक कर ले, एक एग्जांपल, हसन प्राइवेट लिमिटेड under apprehension collected additional sale tax of 1 lakh from one of its customers। 65% of the goods on which additional sale tax was collected are still lying with the customer as अनसोल्ड स्टॉक। सर 1 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा टैक्स किया, 35% का इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है, लेकिन 65% अभी भी अनसोल्ड है। सर जी जो 65% अनसोल्ड है उसका तो वो तो आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन जो 35% है वो आपको एफपीआर। ठीक हो गया भाई? अब बताइए सर, जो एक्सेस कलेक्शन है उस पे कोई पेनल्टी वगैरह नहीं? मतलब अगर किसी ने एक्सेस कर दिया, गलती से किया, क्यों करेगा वो, कोई क्यों देगा? तो एफबीआर रिटेलर पैसे को तो कह सकता है 17% सेल टैक्स है, लेकिन आप ज्यादा कलेक्ट करो क्योंकि एंड कंज्यूमर को थोड़ा ना पता चलना है कि कितना सेल टैक्स है। आप ज्यादा कलेक्ट करके आप एक थ्योरेटिकल बात करें ना, लॉजिकल बात नहीं है। यानी एक चीज 35 रुपए की है और मैं जूस लेने जाता हूँ, वो कहते हैं 40 दे दो, मुझे क्या पता चलना है 35 से 40 हो गए, पता चलेगा या नहीं चलेगा? सर सेल टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ी होती है, जो खरीदने वाला बायर है तो उसको नहीं पता चलेगा कि 5 रुपए पर जूस प्राइस बढ़ गया और मैंने अगर 1 लाख पीस लेना हो तो टेक्निकली ये बात ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। मार्जिन भी तो बढ़ सकता है ना, इसको क्या पता सेल टैक्स बढ़ाया या अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया? इनवॉइस पे शो करता है हर चीज। हम जूस लेने जाए तब तो इनवॉइस नहीं मिलती ना सर। आपको ही बात है कि ये प्रैक्टिकेबल बात नहीं है। आप एक आम दुकानदार के पास जाए, उससे थर्ड स्केड्यूल आइटम नहीं जिसपे मैन्युफैक्चरर ने खुद ही टैक्स दे दिया हुआ, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। बात समझ आ रही है? हम तो जनरल आइटम की बात कर रहे हैं और ऐसे नहीं होता, मार्जिन बढ़ जाए या वो हो जाए, आप सेल अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये इग्नोरेंस है। ठीक है, आपके पास हर चीज के बस ये राइट है कि आप उसे कहें कि मुझे सेल्स टैक्स इनवॉइस दो, और उसके लिए लाजमी है कि वो सेल्स टैक्स इनवॉइस दे।
सेल्स टैक्स इनवॉइस पे उसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है, उस दुकान का नाम भी लिखा होता है, क्वांटिटी भी लिखी होती है जितनी आपने ली, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखी होती है, कितने की ली, सेल टैक्स कितना था और टोटल अमाउंट कितनी उसने आपसे वसूल की, हर चीज की डिटेल होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। ज्वाइंट एंड सेवरली लायबल। अच्छा, मैंने आपको लेक्चर में पहले दिन या दूसरे दिन पढ़ाया था कि यार इनडायरेक्ट टैक्स है, हमारा काम है कि इंटरमीडियरी को टैक्स दे और हमने कभी मुड़ के पूछना नहीं होता भाई तुम आगे टैक्स जमा करा रहे हो या नहीं, यही पढ़ाया था ना। इसके अंदर एक छोटी सी बात है जो इस बात के खिलाफ जाती है, लेकिन उस वक्त कॉन्सेप्ट देना था तो मैंने आपको ये पढ़ाया। वो ये है कि यार आपको अगर पता है कि ये बंदा टैक्स चोर है और आप जानते बूझते हुए फिर भी उसी बंदे से चीजें खरीदते हो और उसी को ही टैक्स देते हो, तो सर आप ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हो जाओगे कि टैक्स पे करो। यानी टैक्स वाले फिर खुद आपको कहेंगे कि आपको पता नहीं है वो बंदा चोर है, अब आप पे करें टैक्स एफबीआर को। आप कहेंगे मैंने तो उस बंदे को पे कर दिया, कहेंगे वो तो चोर है, वो तो टैक्स चोर है, आपने उसे क्यों पे किया? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर ये बात प्रूव हो जाए कि आपको पता था कि वो बंदा टैक्स चोर है और आपने फिर भी उससे जानबूझकर चीजें खरीदी, तो एफबीआर वाले डायरेक्ट आपको नोटिस भेजेंगे कि टैक्स जमा कराओ, सेल्स टैक्स। जबकि डायरेक्टली टैक्स जमा कराना आपने नहीं था, चूंकि सेल टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है। यस और नो? सर जी मेरे साथ चले, ये उस बुनियादी कॉन्सेप्ट की एक्सेप्शन है, समझ ले। सर वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द नॉलेज, उसको पता है, और हैज रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट, और उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि वो शक करे that some or all of the tax payable in respect of goods supplied would go अनपेड, के जनाब जितना भी टैक्स वो दे रहा है उन चीजों के एवज से सप्लाई की गई है वो अनपेड जाएगा, यानी एफपीआर को नहीं पहुंचेगा। एज वेल एज द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल, हाँ अब इसमें क्या होगा, सच पर्सन वो वाला बंदा जिसने टैक्स को पे नहीं किया, एज वेल एज द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, एक तो वो बंदा जो टैक्स पे कर रहा है और एक वो जो सप्लाईज कर रहा है, वो बंदा ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होगा। सर जी ज्वाइंटली और सेवरली लायबल पता है? एफबीआई वाले उन दोनों को इकट्ठा भी केस कर सकते हैं और अकेले अकेले को अलग अलग। सर ये बंदे, such person as well as the person making the taxable supply shall be jointly and severally liable for payment of such unpaid amount of tax. The burden to prove this shall be on the tax department. इस बात को प्रूव कौन करेगा? टैक्स डिपार्टमेंट। The board may exempt any transaction or transactions from the provision of this section. बोर्ड एग्जेम्प्ट कर सकता है कोई ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सर जी बात समझ आ गई? एक बार अंग्रेजी दोबारा पढ़ूंगा, कीमती एरिया है। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द नॉलेज, उसको पता है या रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट है कि कुछ टैक्स या सारा टैक्स जो है वो अनपेड रह जाएगा, तो वो बंदा सच पर्सन, यहां पर नोट कीजिए प्लीज, इसको ना यहाँ पर कॉमा आना चाहिए और फिर ये बात बनी चाहिए, प्लीज नोट कर लीजिए भाई। सच पर्सन एज वेल एज द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई shall be jointly and severally liable for the payment of such unpaid amount of tax. jointly और severally liable वो
shall be jointly and severally liable for payment of such unpaid amount of tax. और इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? हाँ, इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स डिपार्टमेंट पर होगा। The burden to prove this section shall be on the tax department. The board may exempt any transaction or transactions from the provision of this section. Zero rating or exemption? Zero rating input tax. असल में ये वाली बातें ना सारी ये वो बुनियादी बातें जिनके बाद वो कराऊंगा तो हमारा एक सीक्वेंस डेवलप होगा ना सर। दो बातें जो काम की थी ना वो यही थी जो आपको करा चुका हूँ। ये रीड ओनली है, बस एक बार पढ़ लीजिए। जीरो रेटेड क्या होता है? जिस पे 0% टैक्स लगता है। स्केड्यूल कौन सा है? फिफ्थ स्केड्यूल है सर। अगली बात उसने कही है अगर बहरी जहाज में या अगर हवाई जहाज जो के आउटसाइड पाकिस्तान जा रही है, अगर बहरी जहाज या हवाई जहाज जो आउटसाइड पाकिस्तान जा रहे हैं वहां पर कोई चीज सप्लाई करें तो वो भी जीरो रेटेड हो। ठीक हो गया? सप्लाई ऑफ स्टोर एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन abroad, a conveyance proceeding to a destination outside Pakistan. Goods as federal government may specify whether circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, disaster, food security, emergency and implementation of bilateral and multilateral agreement. सर इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे तो वो जीरो रेटेड आइटम बन जाएगी। सेकंड पॉइंट पे ये मतलब है एक्सपोर्ट जीरो रेट। पहले का मतलब एक्सपोर्ट, दूसरा जो बताया तो कन्वेंस वाला बताया नहीं सर। बहरी जहाज और हवाई जहाज अभी तो बताया भाई, वो यही तो था। Provision relating to zero rating shall not apply in respect of a goods supply of goods which सर जीरो रेटिंग वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए ताकि रीइंपोर्ट करें पाकिस्तान में। क्या मतलब? सर मैंने कपड़ा चाइना भेजा है ताकि चाइना से कढ़ाई होके वापस आ जाए, तो गुड्स एक्सपोर्ट किए ताकि रीइंपोर्ट हो तो ये इस पर जीरो रेटिंग वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। आपने गुड्स बनाई तो थी फ्रांस से ऑर्डर के ऊपर, लेकिन बाद में एक्चुअल में वो फ्रांस वालों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आप एक्सपोर्ट नहीं कर सके या कोरोना आ गया। आपने लेदर के दस्ताने बनाए थे कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, फ्रांस भेजेंगे, कोरोना आ गया, बाद में आप नहीं भेज सके, पाकिस्तान में ही सेल लगा के बेच रहे हैं। सर ये क्या है? ये बेसिकली गुड्स एक्सपोर्ट के लिए बनाई तो थी लेकिन एक्चुअल में एक्सपोर्ट हुई नहीं। Has been exported to countries specified by the federal government. सर आपको बता दूं कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे ईरान और अफगानिस्तान, अगर इन कंट्रीज में लैंड रूट से एक्सपोर्ट की जाए तो वो उसको जीरो रेटिंग नहीं लगता। अफगानिस्तान सर असल में स्मगलिंग है बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान और ईरान में लैंड रूट के जरिए एक्सपोर्ट की जाए तो वो जीरो रेटिंग नहीं होती। ये बात यहाँ पर लिखी नहीं हुई, ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसने तो बस ये लिखा हुआ है कि अगर एक्सपोर्ट की जाए ऐसे कंट्रीज को जो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर, फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम्ड बाय द पर्सन। जी भाई सर वो गवर्नमेंट ने ट्रेन्स भी तो चलाने जो कि ईरान की जाती हैं फिर आगे उधर भी तुर्की तक जाती हैं बाय ट्रेन, सामान पहुंचाया जाता है तो उस पे भी जीरो रेट नहीं लगेगा।
अब ट्रेन तो उन्होंने अभी चलाई है और वो चलनी शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ उसकी प्लानिंग हो रही है, ठीक है। ये कानून वो है जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा यार, ठीक है। वो गलना ही है ना, ईरान और तुर्की अगर ट्रेन जाए तो क्या बात है। सामान पहुंचाने के लिए अगर आप ये बात कर रहे हैं, मालबरदार गाड़ियों की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो तो उसको ट्रेन नहीं बोलते, वो सिर्फ गुड्स लेके जाती हैं। उसके वजह से ये कि उसके बारे में भी अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। अगर वो ऑपरेशनल होंगी तो उसके बारे में फिर ये रूल भी अपडेट शायद हो जाए। फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि आपने इनपुट टैक्स के, जैसे आप कहते हैं ना जी, जीरो रेटेड का मतलब क्या है, आउटपुट टैक्स जीरो, इनपुट टैक्स 17% के हिसाब से जो लिया उसका रिफंड। फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने बच्चों के खिलौने भेजे हैं तो उस पर रिफंड जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होगा, मिसाल के तौर पे। फेडरल गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है। सर फिफ्थ स्केड्यूल में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, सर एक बार बस देख लीजिए, सप्लाई टू डिप्लोमेट और डिप्लोमेटिक मिशन, सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स, supply of raw material, supply of raw material components and goods for further manufacturing of goods in the export processing zone, supply of locally manufactured plant and machinery. अगर एग्जाम्प्ट गुड भी एक्सपोर्ट की जाए तो वो भी जीरो रेटिंग में आ जाती है, जैसे कुरान पाक अगर एक्सपोर्ट करें तो वो जीरो रेटिंग में आ जाती है। डिप्लोमेटिक मिशन को दिया है, ड्यूटी फ्री शॉप पे दिया है, रॉ मटेरियल। सर एक पास पेपर में सवाल आया हुआ, वो सवाल बड़ा अच्छा था। उसने कहा सप्लाई किए गुड्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिटेलर को, तो क्या ये टैक्सेबल होगी या जीरो रेटेड होगी। सर अगर मिस्टर ए ने सप्लाई किए गुड्स रिटेलर को जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है, तो क्या जो सप्लाई होगी वो टैक्सेबल होगी या जीरो रेटेड होगी। अब गौर से सुनिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर आपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चीजें भेजी तो वो जीरो रेटेड होंगी। अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिटेलर को चीजें भेजी हैं कि वो कंज्यूम हो जाएं तो वो जीरो रेटेड। सर जी समझ आ रही, वो टैक्सेबल होंगी। ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है। तो अगर आप रॉ मटेरियल कंपोनेंट गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन करते हैं तो ये सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट रॉ मटेरियल गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते हैं, या सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी करते हैं। तो सर अब इन दोनों के हिसाब से सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी टू, अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गया है। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में बड़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। सर मिसाल के तौर पे एक जोन है जो सियालकोट में जहां पे सारे खेलों का सामान बन के एक्सपोर्ट होता है, तो उसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर कर दिया था, एफबीआर की तरफ से जोन डिक्लेयर करते हैं। सर जी अगर उस जोन में लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट मशीनरी आई है तो वो भी जीरो रेटेड होगी। अगर उस जोन में रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स और गुड फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई है तो वो भी जीरो रेटेड होगी। लेकिन अगर गुड रिटेलर को दी है कि कंज्यूम कर ले तो वो फिर टैक्सेबल होगी, जीरो रेटेड नहीं होगी। सर जी एग्जाम्प्ट कौन सी गुड्स है, सर जो छठे स्केड्यूल में लिखी हुई वो एग्जाम्प्ट है, ना इनपुट ना आउटपुट। सर फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है। सर ये बिल्कुल वही लाइन है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाई, मैं एक मिनट लेकर आपको दिखा देता हूँ। सर ये वाली लाइन जरा पढ़िए, Goods as federal government may specify whether circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, disaster, food security, or emergency, or implementation of bilateral or multilateral agreement.
इन 5 चीजों के हवाले से सिक्योरिटी, डिजास्टर, फूड सिक्योरिटी, इमरजेंसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, इन 5 चीजों के हवाले से अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गुड्स को 0 रेटेड कर सकती है, और सेम वही वाला जुमला यहाँ पर भी आ, अब जरा ये स्पेसिफाई कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर, फूड सिक्योरिटी, इमरजेंसी और एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल, बायलेटरल के हवाले से गुड्स को क्या कर दे। यस, द बोर्ड शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली all exemptions related notification issued during the financial board place करेगा, the board shall place before the national assembly all exemptions related notifications issued during the financial year. For example, agricultural product, pharmaceutical product, होली कुरान, ये तीनों मैंने अपने तौर पे बुक में तो आई कैप में तो मेंशन नहीं, लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी। ले सर, 0 रेटेड और एग्जाम्ड आपको समझ में आ गया। अब हमने करने हैं इसके कुछ बुनियादी न्यूमेरिकल। मैं ये समझ बताए बगैर करवा नहीं पाता, इसलिए मुझे इसको मैं बिल्कुल बेस से शुरू करूंगा, बिल्कुल बुनियादी बातें। एट पॉइंट वन, Mr. Akash has provided the following information for the month of June. Sales 4 लाख की, परचेज ऑफ गुड्स 3 लाख की। Calculate sales tax liability in the following cases, considering the sales is export sales. Export sale, exempt और taxable goods. सर जी, सेल की उसने फिगर बता दी, परचेज की फिगर बता दी। 8.1, taxable goods, exempt, 0 रेटेड। ठीक हो गया सर। सबसे पहले हमने देखना होता है सेल टैक्स न्यूमेरिकल का मतलब है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सेल्स टैक्स पेबल, ये है असल। तो ठीक हो गया भाई। सर टैक्सेबल गुड्स की बात करें तो सेल कितने की, 4 लाख है, परचेज कितने की, 3 लाख। 4 लाख का 17%, सर 3 लाख इनपुट है, 3 लाख का 17%, पेबल कितना, आउटपुट में से इनपुट निकाल दे, पेबल कितना आ गया, 17 था। कुछ सेन में बात आ रही, पूछे ना यार। सर ये इस तरह कर सकते हैं, 3 का डिफरेंस ले और फिर 2 3 के, नहीं कर सकते भी, आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते।
आज इंशाल्लाह तो आगे तक ले जाऊंगा, आपको न्यूमेरिकल की बुनियाद सारी बना दूंगा आज इंशाल्लाह। हमेशा इसी तरह ही करना है। आउटपुट टैक्स लिखें, इनपुट टैक्स लिखें और सेल टैक्स पेबल लिखें। सर अगर यही एग्जाम्प्ट गुड्स हो तो क्या होगा? आउटपुट टैक्स कितना होगा? नील। इनपुट टैक्स कितना होगा? नील। पेबल कितना होगा? अगर यही जीरो रेटेड हो तो आउटपुट टैक्स कितना होगा? नील। इनपुट टैक्स कितना होगा? पेबल कितना आ जाएगा? ये उल्टा आ जाएगा। रिफंडेबल कितना? 51। सर एग्जाम्पल में इनपुट तब लेते जब उसने बताया हो, बताना वेदर पेड और नॉट। एग्जाम में इनपुट लेना ही नहीं, नहीं लेना, लेकिन अपना पे किया भी हो फिर भी वो क्लेम नहीं ना कर सकता। तो फिर नहीं ना लेना। सर जी सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल 8.1 जितना आज तक मैंने पढ़ाया है, जितना आज तक मैंने पढ़ाया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप साथ के साथ याद कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन, कल का दिन देख लीजिए, आज तैयारी कर लीजिए। असूलन तो मुझे कल ले लेना चाहिए टेस्ट। एक दिन एडिशनल दे रहा हूं मैं, आपके साथ कल टेस्ट शेयर कर दूंगा। ट्यूसडे वाले दिन ऑफिशियली आप लोगों का टेस्ट है। जितना आज तक पढ़ा है ना, ये चैप्टर 17 का वो हिस्सा है जिसमें से थ्योरेटिकल सवाल आता है। इसको पक्का कर ले, आपके 6 से 8 नंबर का एरिया इंशाल्लाह इसमें से टेस्ट होना। तो आपको मैंने बता दिया, ट्यूसडे वाले दिन ही शेयर करूंगा, ट्यूसडे वाले दिन ही करें। सब लोगों के लिए टेस्ट है, जो जिस बैच में भी है, B2 है, B4 है, ऑनलाइन है, फिजिकल है, जो भी है, अल्लाह का बंदा है ना जो, बस उसके लिए टेस्ट। ठीक है सर, जितना आज तक पढ़ा है यानी चैप्टर 17 का यूनिट 4 और 5 करवा दिया मैंने, यूनिट 5 तक। मैं आपको भी बता दूं, चैप्टर 17 के पहले 5 यूनिट में से मेनली सेल टैक्स की थ्योरी आती है, एक हिस्सा थ्योरी का यहाँ से आता है। अगला हिस्सा कल से शुरू हो जाना है, रजिस्ट्रेशन वाला, तकरीबन 6 नंबर का सवाल, 8 नंबर का उसमें से भी लाजमी आता। सर जी 8.1 टेस्ट अनाउंस कर दिया है। सर जी एक स्क्रीनशॉट किधर है वो भाई जी, स्क्रीनशॉट वाले भाई एक स्क्रीनशॉट ले दीजिए। सर 8.2 करें। मिस्टर जे ने इंपोर्ट किए गुड्स 200 रुपए की और बेच दी है 300 रुपए की, तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया। आउटपुट टैक्स क्या होगा? सर आउटपुट टैक्स और इनपुट कितना होगा? 8.2 का जवाब आपके सामने आ गया। 8.3 उससे भी ज्यादा मुश्किल है। होलसेलर ने खरीदा है 300 रुपए का और रिटेलर को बेचा है 400 रुपए का जी, आउटपुट टैक्स कितना हो गया? और इनपुट टैक्स कितना हो गया?
70। 8.4 देखिएगा, the retailer purchased goods for 400 and has sold it to customer for 600। सर जी ये कर सकते हैं आप, आउटपुट टैक्स मैं खुद कर रहा हूं, आपका अपना टाइम बचा रहा हूं। इनपुट टैक्स कितना हो गया, 400 का 68 कितना आ गया, 34 होना चाहिए यार। ठीक हो गया भाई। दिस इज E8.4। सर ये तो सीधे सीधे एकदम जैसे ना बोरिंग हो गया था काम के यार, ये क्या बात हुई। लेकिन E5 में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, E5 में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सर E2 में भी एक कॉन्सेप्ट था कि इंपोर्ट पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। E8.2 में भी इंपोर्ट पर इनपुट टैक्स क्लेम किया, ये कॉन्सेप्ट था। सर E5 तो खैर, सर मुझे बताइएगा जरा, E5 में सेल्स की है 50 यूनिट की और परचेज किए 70 यूनिट की, आउटपुट टैक्स कितना होगा, सर जी 70 में से 50 यूनिट सेल किए हैं तो आउटपुट टैक्स कितना होगा, 50 यूनिट पे लगना चाहिए या 70 यूनिट पे लगना चाहिए, 50 यूनिट पे लगना चाहिए ना। सर देखिए मेरी बात सुने, अमाउंट का मसला नहीं है, मसला ये है कि सेल्स टैक्स लगता है ट्रांजैक्शन पे, तो हमने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकालनी इसके अंदर, जितनी सेल हुई है जितनी ट्रांजैक्शन हुई उस पर टैक्स लगा दीजिए जी। 50 यूनिट सेल हुई है, 7 लाख का 17% जी कितना हो गया। सर अब इनपुट कितना लेंगे, अब गौर करें ना, 50 यूनिट की सेल हुई है तो 50 यूनिट की कॉस्ट लेनी चाहिए, यस और नो। सर फिर वही बात है, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नहीं करना। करना क्या है, आपके यार मैं हिसाब किताब कर नहीं आया, किन्ने बेचे टैक्स, किन्ने खरीदे टैक्स, कमाई इनकम लेना देना हमारा सेल टैक्स में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो की कॉन्सेप्ट है वो ये कि ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है, ट्रांजैक्शन पे लगने वाला टैक्स है, इनकम पे नहीं। सर आपने 50 यूनिट सेल किए, 50 यूनिट पे इनपुट टैक्स नहीं, क्यों, जितने यूनिट परचेज किए हैं परचेज पर टैक्स लग गई। सर जी 4 लाख का 17%, यार लॉजिकली ये पॉइंट समझ आया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने नहीं बैठ जाना मेरा भाई, नई नई सीखी है ना तो बंदा कहता है मैं पहले वो निकालू, मेरा एक चार्ट तो पूरा, वो नहीं निकालनी, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लेना है जी भाई। जी E8.5 अब अगला कॉन्सेप्ट लो, अगला कॉन्सेप्ट बड़े काम का है, वो कहता है इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स।
Input tax cannot be more than 90% of output tax. क्या मतलब? यह मतलब समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल कहने लगा, उर्दू में मतलब भी बता देता हूं। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के 90% से ज्यादा नहीं हो सकता यार, ये मतलब है। आउटपुट कितना बना? 4 लाख का 17%। जी भाई, इनपुट टैक्स कितना बना? जी 7 लाख का 17% कितना हो गया? 119000। ये तो ज्यादा हो गया। रूल क्या पढ़ाया है? इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। इसके साथ एक तरफ और लाइन लिखी, 90% इंटू 68,000, 61200। इन दोनों में से जो लोअर है वो आगे चला जाएगा। लोअर कौन सा है? 61,200। सर कितना आ गया सेल्स टैक्स पेबल? 6800। अब आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं। दो बातें। सबसे पहली बात, अच्छा ये बाकी कहां गया? सर असल में टैक्स बनता था 1,19,000, इसमें से माइनस कर दिया 61200, तो बकाया कितना रह गया? या कैलकुलेट कीजिए। 57,800। ये इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड, ये 57,800 कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। अगली बात सुनना, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊं। आपने हमेशा पहले इनपुट टैक्स निकालना है एक्चुअल, और उसको 90% ऑफ आउटपुट से करना है कंपेयर। जब कंपेयर कर लिया, अगर तो एक्चुअल कम हुआ फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर तो एक्चुअल कम हुआ फिर कुछ भी कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर 90% वाला कम हुआ तो हमेशा कैरिड फॉरवर्ड होगा, बस ये याद रखना। अगर 90% वाला कम हुआ तो हमेशा कैरिड फॉरवर्ड होगा, बस। तो आपने एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर 90% वाला कम हुआ तो हमेशा कैरिड फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज कैरिड फॉरवर्ड नहीं। अब अगला सवाल जो नॉर्मली स्टूडेंट के ज़हन में आता है, सर पहले 5 सवाल आपने कराए, तब तो आपने ये कराया नहीं है, और अब अचानक आपने ये बता दिया। चलो आओ हम पुराने 5 सवालों की सैर करते हैं। इन सारे सवालों को गौर से देखिए। किसी एक सवाल में भी इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज्यादा नहीं। कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए। उस वक्त वो वाले स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं ना, वो वाली बेस बनानी जरूरी थी तो वो बताया। आज के बाद आप जब भी सवाल करेंगे हमेशा कंपेयर करके करेंगे, हमेशा कंपेयर करके करेंगे। आप हमेशा इनपुट टैक्स को 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 90% वाला कम हुआ तो क्या आ जाएगा? कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा। भाई इतनी सी दो बातें याद होंगी। इनपुट टैक्स को 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे, 90% वाला कम हुआ तो कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा। एनी गल ही है। और यस और नो? चलो
Valley Flash is involved in the business of manufacturing ice creams. It has provided the following data. सर जी वो आम तौर पे आपको मेंशन करेगा, यहाँ उसने मेंशन नहीं किया कि आइसक्रीम थर्ड स्केड्यूल आइटम। सर होलसेलर जो है उसको सेल की गई 4.5 लाख की और परचेज की है 3 लाख। सर जी होलसेलर को सेल की गई है 4.5 लाख की और परचेज की है 3 लाख रुपए की और रिटेल प्राइस है 4,80,000। वो कहता है रिटेल प्राइस है 4,80,000। वो कहता है कि आप बताइए टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। हमने कहा यार टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए तो पहले आउटपुट टैक्स लिखते हैं। सर आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करूं? सर कल आपको दो ही बातें, थर्ड स्केड्यूल आइटम मैन्युफैक्चरर लगाता है और रिटेल प्राइस पे लगाता है। रिटेल प्राइस पे लगाता है सर, रिटेल प्राइस पे लगाता है। सर जी 4,80,000 इसने रिटेल प्राइस बता दी, इसका 17% ले 81,600। सर उसके बाद ले इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना हो गया? एक्चुअल कितना है? 3 लाख का 17%, 51,000। दूसरी तरफ क्या लेंगे? यस 90%। वो वाली बात भूलनी नहीं है। 81,600 का 90% कितना आया? 73,440। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? सर अगर एक्चुअल वाला लोअर होगा तो कभी कैरेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। अगर 90% वाला लोअर होता तो हमेशा कैरेट फॉरवर्ड। बात समझ आ रही है? सर जी 81,600 में से 51,000 लेस कर दें तो आएगा 30600। सर 8.7 आपके साथ डिस्कस किया। 90% लिखना जरूरी है, अगर वो हायर तो लिखी ना। 90% लिखना जरूरी है। हाँ जी भैया आवाज डिस्प्ले क्लियर है? एक स्टूडेंट ने पूछा 90% वाला रूल हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा है? तो इसका जवाब है 90% वाला रूल चैप्टर 18 में लिखा हुआ है, मगर अभी मैंने आपको वो थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाया, लेकिन आगे आ रहा है इंशाल्लाह तब पढ़ा दूंगा। अब असल में न्यूमेरिकल को टच करना है तो उसके हवाले से कुछ बुनियादी असूल आपको सिखा दूं, तब आप वो थ्योरेटिकली भी इंशाल्लाह आपको साथ करा देंगे। सर 8.7 तक आप लोगों के ज़हन में कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें। ये कितने पीरियड के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा? ये कितने पीरियड के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा? ये सर 6 टैक्स पीरियड्स के लिए कैरेट फॉरवर्ड होता है, यानी 6 महीने के लिए कैरेट फॉरवर्ड। फिर उसके बाद है जो डिफरेंस है वो कैरेट फॉरवर्ड होगा, बिल्कुल डिफरेंस कैरेट फॉरवर्ड होगा। यस जो एक्चुअल और 90% का डिफरेंस है वो कैरेट फॉरवर्ड होगा। सवाल जो पूछना चाह रहे हैं प्लीज पूछिए। इसमें होलसेलर और कंज्यूमर दोनों पर क्यों नहीं हुआ? भैया दोनों पर किया है, सबको इसी तरह ही करना है। सिकंदर आपके सवाल का जवाब दिया है। 8.5 वाला पॉइंट दोबारा बता दें यार, ये तो अजीब बात है।
8.5 वाला पॉइंट सिंपल है, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे टैक्स नहीं लगता, बस इतनी सी बात। 8.6 में 57800 कैरेट फॉरवर्ड होगा जी, बिल्कुल वही होगा। सर ये रिटेल प्राइस क्यों ली है उजैर भाई? चूंकि कल का लेक्चर ध्यान से लेंगे तो इसका जवाब मिलेगा आपको। थर्ड स्केड्यूल आइटम जो होती है उसको, उस पे रिटेल प्राइस पर टैक्स चार्ज होता है जी। 4,80,000 रिटेल प्राइस है, इसलिए रिटेल प्राइस लिया है। सईद 8.7 में सेल टू होलसेलर पर क्यों नहीं टैक्स लगाया? एट 8.6 में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। 8.7 सर सेल्स टू होलसेलर पर टैक्स इसलिए नहीं लगाया कि थर्ड स्केड्यूल आइटम है। खुदा के बंदे, मैंने बताया 3-4 बार। ऑनलाइन वालों की मौज है ना, जो मर्जी पूछ लें। सर लोअर वाला क्या कॉन्सेप्ट था? 90% 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। बिसाम आपके सवाल का, जुनैरा आपके सवाल का जवाब दी। बिसाम ने कहा सर लैंड एक्सपोर्ट्स में इंडिया से ट्रेड। जी बहुत शुक्रिया। काम की बात पूछे यार, रेलेवेंट। E5 में जब रिमेनिंग 20 यूनिट सेल होंगे तो दोबारा इनपुट टैक्स लेंगे। सर ट्रांजैक्शन पे लगता है मुशारिफ भाई, पहले भी यही बात कही है, 4 बार भी यही कही है, अब भी पूछेंगे दोबारा तो भी यही बताऊंगा। ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना है। ये सेल होंगे नहीं होंगे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। परचेज जब कर लिए तो उस पर इनपुट टैक्स ले लेंगे और सेल जब होगे तो आउटपुट टैक्स चार्ज कर देंगे। 90% वाले का कोई मसला नहीं है जीशान जफर। आप इनपुट टैक्स कैलकुलेट करें 90% से, उसको कंपेयर कर लें। अगर इनपुट टैक्स आपका ऑन द जहां पर भी जो लोअर होगा वो ले लेंगे। अगर 90% वाला लोअर हुआ तो कैरेट फॉरवर्ड होगा, दूसरे वाला कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें इतनी आसान हो तो फिर सीए वाले को तो सारे फारग कर देंगे। जो आपको वैल्यू मिलती है वो ट्रिकी चीज को समझने की मिलती है। एक्सपोर्ट सेल का मतलब जीरो रेटेड है जी, यही है। आदिल सर जी सेल्स टैक्स जितना आपने पढ़ाया है क्रैम कर ले, दिल चाहता है तो कर ले सर। मैं तो कह के आपको थक गया हूँ कि क्रैम ही करना है। 8.7 में कैरेट फॉरवर्ड वाला पॉइंट नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा। कैरेट फॉरवर्ड वाला पॉइंट इसलिए नहीं लगा कि 90% ऑफ आउटपुट टैक्स हायर था। इन दोनों में से जो लोअर होता है हमने वो लेना होता है ना। हमने जो लोअर है वो लेना होता। अच्छा ये बस थर्ड स्केड्यूल आइटम के केस में रिटेल पर लगता है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लास इंशाल्लाह 1:30 बजे एंड हो जाएगी। एफडी गवर्नमेंट, मुझे नहीं हारिस आपके सवाल का समझ आया। थैंक यू जी, आप लोगों के सवाल मैंने पढ़ लिए सारे और मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया है। अब मैं आगे चलूंगा यार। आप लोगों के जो सवाल हैं वो मैं 4-4 बार बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे का सवाल को एड्रेस नहीं किया तो वो समझ जाए कि ये सर ने बता दिया वह 3-4 बार, तभी दोबारा नहीं बता रहे। मिस्टर आकाश हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। सेल्स है, परचेज ऑफ स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट है। अब यहां तक अगर आप पहुंच गए तो अगला स्टेप समझिए यार। ये जो 90% वाला रूल है ना, ये प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं लगता।
90% वाला रूल प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं लगता। अब होगा क्या, सुनना। ये वाला सवाल था। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है आउटपुट टैक्स। जी आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे? 9 लाख का 17%। जी कैलकुलेट कीजिएगा सर। उसके बाद आपने लेना होता है इनपुट टैक्स। जी इनपुट टैक्स कितना बनेगा एक्चुअल? सर अब आप बात सुने, जब आपने इनपुट टैक्स लेना है तो ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट को नहीं लेना, सिर्फ स्टॉक को लेना है। 850 मल्टीप्लाई बाय 17%। जी भाई 144,500 और इसके साथ 90% को कंपेयर करना है। सर मैं फिर कह रहा हूं, आपने फिक्स एसेट जो परचेज किया उसको एक्चुअल में शामिल नहीं करना। सर जी इसका 90% लीजिए। 13। सर जी ये 90% आ गया। आपको क्या पढ़ा चुके हैं, इन दोनों में से लोड ले लीजिए। 137700 यहाँ पे आ जाएगा 15,300। ये सेल टैक्स पेबल है। कैरेट फॉरवर्ड कितना आएगा? सर 144,500 माइनस 137700। जी कितना बन रहा है? 6800। सर दिस इज द आंसर। यस सर। सर जी बात समझ में आ रही है? क्या बात यहाँ पे खत्म हुई है? नहीं भी। सर ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट रहता है अभी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट रहता है। सर फिक्स एसेट कितना है? इस यहां से इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 15300। इसके बाद आपने 5 सर इनपुट टैक्स ऑन परचेज ऑफ एसेट, इसका 17% लीजिए। 850 ये माइनस करें, फिर आपका फाइनल सेल टैक्स पेबल आएगा 14450। सर ये आपका सेल्स टैक्स पेबल आ जाएगा। कैरेट फॉरवर्ड आपका 6800 आ गया है, लेकिन सेल टैक्स पेबल 15,300 निकालेंगे तो गलत होगा, क्योंकि जो आपने फिक्स एसेट परचेज किया उस पर भी इनपुट टैक्स क्या करना है, उस पर भी इनपुट टैक्स आपने माइनस करना। सर जी दिस इज 8.8। ये पे करना है प्रोटीन वाला, तो वो जो प्रोटीन वाला वो उसमें से ये माइनस करना है 850। यार रिंगटोन बदल रहा है भाई, स्क्रीनशॉट दे दीजिए। तो जो कैरी फॉरवर्ड है ये फिर सेल्स टैक्स अगर फिक्स एसेट सेल करेंगे तो उसमें से नहीं एडजस्ट होता। जो कैरेट फॉरवर्ड है वो किया इसलिए कि उसको लहदा रखना। अगर एडजस्ट करना होता तो फिर हम पहले 90% वाला पंगा क्यों करते? ले सर अगर ये बात भी समझ आ गई, एक काम करता हूं, यहां पर यहां तक मैंने आपको जितना बताया है ना, यहां तक आपको जितना बताया है ना, वो मैं समराइज कर देता हूं। सर अब तक मैंने आपको पता क्या बताया है? आउटपुट टैक्स निकालना बताया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को मल्टीप्लाई कर दें 17 और फिर उसके बाद इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स में मैंने बताया एक्चुअल और 90% ऑफ
आउटपुट टैक्स, और इन दोनों में से जो लोअर होता है हम वो ले लेते हैं। आउटपुट टैक्स भी पता चल गया, इनपुट टैक्स भी पता चल गया। तीसरे नंबर पे क्या है भाई? कैरिड फॉरवर्ड इधर लिखना है। अभी यहाँ पर लिखना है हमने इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी तो लिखना है ना सर। एक कॉन्सेप्ट और है, दिल चाहता है यहीं पे ही बता दूं, और वो है फर्दर टैक्स का। आपको कल पढ़ा दिया हुआ है साहब, केड़ी आग लग गई। हमारे पास स्टूडेंट नॉर्मली एक सवाल पूछने के लिए 7 से 8 मैसेज करते हैं। नहीं वाकई, पता कैसे? अस्सलाम वालेकुम एक मैसेज, दूसरा सर, दूसरा मैसेज, तीसरा सर एक सवाल पूछना था, 3 मैसेज, चौथा मैसेज सर सेल टैक्स से रिलेटेड है, 5वां मैसेज असल सवाल एक बार पूछ लिया, 6ठा मैसेज तसल्ली नहीं हुई, यानी मेरे कहने का मतलब, और उसके बाद वही वाली बात जो पिछले मैसेज में गई है। तो 6 मैसेज करके सवाल एक पूछा है, जिसका जवाब या यस या नो में होता है अक्सर। लेकिन कोई बात नहीं, आप सवाल पूछे, इंशाल्लाह हम हाजिर है। इनपुट टैक्स, लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक स्टूडेंट ये सवाल पूछते, सर एक सवाल था, और सवाल नहीं करता। उससे मुझे होता है कि यार, अब मैंने मिसाल के तौर पे मैंने 6 घंटे बाद उसको देखा, तो मैंने कहा जी सवाल पूछ ले। इससे बेहतर था कि आप सवाल पूछ लेते और मैं उस वक्त जब देखा था तो उसका आंसर कर देता। ये एडवाइस है आप सब लोगों को कि जब सवाल करना है तो सवाल पूछ ले, यानी ये ना कि एक सवाल है या ये कि अस्सलाम वालेकुम करके छोड़ दिए कि यार पता नहीं जवाब देते कि नहीं। यार जवाब मैं खुद तो कह रहा हूँ सवाल पूछो, तो आप सवाल पूछे और स्टेट में सवाल ही पूछे। सलाम करने में कोई हद नहीं, वो बहुत अच्छी है, एक अच्छा एटिकेट है, मैं उसके वो नहीं हूँ, लेकिन एक ही गो में अस्सलाम वालेकुम लिख के नीचे सवाल लिख दें और बात खत्म। ले सर, वो अभी 6 मैसेज एक ही बार आए तो मुझे याद आ गया कि ये तो आप लोगों ने देख लिया है। मुझे तो आदत हो गई है कि यार 6 बारी मैसेज आया तो गल भी चोरी की निकलनी है। सर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, आउटपुट टैक्स लिखा, इनपुट टैक्स लिखा, एक्चुअल लिखा, 90% ऑफ आउटपुट लिखा, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट, फर्दर टैक्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कितना? एट द रेट ऑफ 3% ऑफ वैल्यू, 3% ऑफ सप्लाई कर देता। सर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, फर्दर टैक्स भी हो गया। एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में नॉर्मली सवाल नहीं आता, अगर वो कहेगा तो वो हम नीचे अलहदा से उसको कर देंगे। जी भाई, अभी फाइनल पैटर्न पे नहीं मैं पहुंचा, मैं तो अभी आपको जितना अब तक कराया वो समराइज कराया। अभी इसमें और काफी चीजें, एक की कॉन्सेप्ट है जो मैं भी आपको पढ़ाने लगा हूं, अपोर्शनमेंट का। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो मेजर बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यार ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जरा इसको अच्छे से समझिए। मैंने फिर जो लिखा था वो मिटा दिया, ये सोच के कि दोबारा कराऊंगा, अब तक का रिवाइज कराया था सिर्फ। सर देखिएगा, एक बंदे का मैंगो का बाग है, वो
मैंगो को राइप करने के लिए एक केमिकल खरीदता है, राइपिंग केमिकल खरीदता है 1 लाख रुपए का, जिस पर वो 17% के हिसाब से टैक्स देता है, 17,000 रुपए। और ये है इनपुट टैक्स। इस मैंगो से वो करता क्या है, गौर करना जरा। इस मैंगो से वो मैंगो सेल करता है, राइप दूसरा केस ये है, इस मैंगो को वो मैंगो जूस बना के बेचता है। तीसरा केस ये है, इसी मैंगो को वो एक्सपोर्ट भी करता है। यार अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं, इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट वही है, और मैं उसकी मिसाल पहले भी जो दी थी आज भी वही देता हूँ। यार अगर 3 लोग मिलकर जाते हैं कढ़ाई खाने के लिए, और वो कढ़ाई लेते हैं और 7 रोटियां लेते हैं और 900 रुपए का बिल बनता है, तो वो उन्होंने तो नहीं एक दूसरे के लुकमे गिने होते, तो वो क्या कर लेते हैं, वो कहते हैं यार डिवाइडेड बाय 3 करो, फिर बंदा 300 रुपए आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र। सजी मेरी बात समझ आ रही? ये इतना ही सिंपल है, ये बुनियादी तौर पे अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर आपने मैंगो को राइप करने के लिए जो केमिकल खरीदा वो 17,000 रुपए का था, और इस मैंगो को आपने एक्सपोर्ट भी किया, इससे जूस भी बनाया और मैंगो भी पका के बेचा। अब जो मैंगो अगर पका के बेचा है तो ये तो एग्जेम्प्ट होता है, और मैंगो जूस अगर बेचा है तो ये सर्च कैरियर आइटम है और टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मैंगो को एक्सपोर्ट किया है, अब मुझे आप ये बताएं कि सवाल ये है कि ये जो 17,000 रुपए का टैक्स आपने दिया है इनपुट, इसका क्या करेंगे? अगर तो इस 17,000 रुपए का जो टैक्स दिया उससे एग्जेम्प्ट आइटम सिर्फ बनाई होती तो फिर तो मसला नहीं था, हम क्या करते, इनपुट क्लेम ना करते, खत्म। और अगर टैक्सेबल आइटम सिर्फ बनाई होती तो आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट एडजस्ट कर लेते, यही करते ना। और अगर इस 17,000 रुपए को इस्तेमाल करने से आपने मैंगो को राइप करके सिर्फ एक्सपोर्ट किया होता तो हम रिफंड क्लेम करते, सर यही करते ना। अब मसला ये है कि पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा। अब इकट्ठे थे, 200 मन आम था, 1 लाख रुपए का केमिकल लेके उसको पका दिया, अब पता नहीं चल रहा, तो इसको कहते हैं, जहां पर टारगेटेड ना हो वहां पर उसको कहते हैं कॉमन इनपुट टैक्स। और जहां पे इनपुट टैक्स कॉमन हो, यानी वो जो इनपुट टैक्स पे किया था उससे टैक्सेबल सप्लाईज भी बन रही है, और जीरो रेटेड भी बन रही है, और एग्जेम्प्ट भी बन रही है, अगर कोई ऐसा सीन हो तो फिर आप उस कॉमन इनपुट टैक्स को अपोर्शन कर लेते। सर जी बात समझ में आ गई है? फिर आप उस कॉमन इनपुट टैक्स को अपोर्शन कर लेते, ये कॉन्सेप्ट है। सर पहले बड़ा आसान सवाल आता होता था, बच्चों को अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट ना भी आता होता, उन्हें पता होता था कि यार इसको तकसीम ही करना होता है इनपुट टैक्स को। अब वो बड़ा सियाना हो गया, अब वो कह देता है कि यार, अब वो सवाल इस तरह से पूछने लग गया है कि जिस बच्चे का अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट कमजोर है ना, वो सवाल ठीक नहीं कर सकता। वो कहता है हमने 1,70,000 रुपए का जो है वो 1 लाख रुपए का जो है वो केमिकल खरीदा है, जिसपे 17,000 रुपए टैक्स दिया है, और
1 लाख रुपए की सप्लाई जो है, नहीं, 17,000 रुपए की सप्लाई जो है वो राइप मैंगो की है, और 50,000 रुपए का जूस बेचा है, और 50,000 रुपए का हमने मैंगो एक्सपोर्ट किया है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। सर इसकी बेस पर अब आप पोर्शन, अगर इनपुट टैक्स कॉमन है तो इसकी बेस पर पोर्शन कर देंगे। कैसे? सर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 117। आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई है 117, 17 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 17,000 आ जाएगा। जी कैलकुलेट करके बताइएगा। 2470। सर दूसरे नंबर पर 50,000 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 17,000। सर पोर्शन कर रहे हैं ना? सर जी बताइएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 17,000, 7265। सर जी मेरी बात गौर से सुन रहे हो? सर जी आप देख रहे हैं अपोर्शनमेंट किस तरह और तकसीम किस तरह हो रहा है। अब जरा देखना ये अब होगा क्या। सर ये वाला जो टैक्स है ना, ये वाली जो अमाउंट है पोर्शन तकसीम होने के बाद, ये जो एग्जेम्प्ट के हिस्से में अमाउंट आई है, इसका कुछ भी नहीं करना, कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना। लेकिन ये जो टैक्सेबल हिस्से में आई है, इसका क्या होगा? एडजस्टेबल अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। और इसका क्या होगा? और सर जी बात समझ में आ रही? ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है अपोर्शनमेंट का। और आपके सेल टैक्स के न्यूमेरिकल में सिर्फ यही एक ट्रिकी बात होती है, बाकी तो यार आपने भी देख ही लिया। सप्लाई की वैल्यू को जमा करके आउटपुट निकाल लो, उसमें से फिर जो परचेज किया उसका इनपुट निकाल लो, तो जी आपका सेल टैक्स पेबल आ गया। मसला वहां पे आता है जब आपने परचेज की थी और उस पर टैक्स दिया था, लेकिन वो उससे मल्टीपल चीजें बना के कोई टैक्सेबल, कोई एग्जाम्प्ट, कोई जीरो रेटेड सप्लाई की हुई। अब किस आइटम के लिए कितना इस्तेमाल हुआ, जब ये चीज डिटरमिन नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या कर दिया था? फिर आपने उसको कॉमन करके अपोर्शन कर दिया। ये यहां तक मैंने आपको जो बताया, ये पुराना, अगर आज से 2 साल पहले का पेपर होता तो इतना पढ़ा देना और इतना समझा देना काफी था, और आप लोग जो है वो पेपर हल कर लेते। लेकिन अभी वो बहुत सियाना हो गया यार, अभी वो बहुत सियाना हो गया। अब क्या करता है? अब वो कहता है ये जो केमिकल खरीदा था ना, ये सिर्फ जूस और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये केमिकल जूस और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, राइट के लिए इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, यानी एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब क्या करेंगे? सर अब सिर्फ इन दोनों पे पोर्शन करेंगे। पता है कैसे? पता है कैसे? यस, फिर इन दोनों को जमा किया तो टोटल आ गया 1 लाख, और ऊपर आ गया 50,000। सर 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, सर जी समझ आ रही है? ये 8500। सर 8500 इधर भी आ जाएगा और 8500 इधर भी आ जाएगा। सर जी बात समझ में आ रही? यस और नो? सर इस तरह से अपोर्शनमेंट होती है, इस तरह से अपोर्शनमेंट होती है। और अगर वो कह देता कि ये सारा केमिकल इस्तेमाल किया है एक्सपोर्ट के लिए, तो सारे का सारा इनपुट क्लेम हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है?
ये एक लॉजिकल बात है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पेपर के लिए, और आपको ये चीज असेस करनी पड़ेगी कि वो जहां पर वो चुप रहता है और सिर्फ कह देता है परचेजेज है, तो फिर आप भी समझे सारों के लिए। जहां पर वो कह रहे थे कि बिजली के बिल पर इतना इनपुट टैक्स दिया है, तो आप सोचेंगे अच्छा टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम जीरो रेटेड सबके लिए ही होगा, कॉमन ले लेते हैं उसको। लेकिन जहां पर वो वादे कर देता है वहां पर फिर आप कॉमन ले नहीं सकते। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सर जी प्लीज एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए। ये सारे साथ साथ आप मुझे शेयर करते जा रहे हैं, करते जाए ना साथ साथ मुझे शेयर, ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। अच्छा जनाब, ये सारा सीन, ये सारी बेस मैंने आपको अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए सिखाई है। ये ले भाई, so Mr. Hamid has provided the following information for the month of August: sales, local sales, export sales, exempt sales और परचेज। वो कहता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी बताओ। सेल्स टैक्स लायबिलिटी बताओ। आपको तो वही तरीका आता है, सेल टैक्स लायबिलिटी का मतलब है आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ऐसा ही है ना सर? सर अब आउटपुट टैक्स की बात करें, एक्सपोर्ट पर तो टैक्स लगना नहीं, एग्जाम पर भी नहीं लगना, तो आउटपुट टैक्स होगा 3 लाख का 17%। कितना बन गया? 51 सर जब हम इनपुट टैक्स की बात करते हैं तो वो कहता है 2,16,441 रुपए की मैंने परचेजेस की हैं। सर ये परचेजेस मुझे आप बताएं, इसने टैक्सेबल के लिए किए, एग्जाम के लिए किए या जीरो रेटेड के लिए किए? कुछ नहीं बताया उसने, सबके लिए किए। अब मसला ये है कि ये इसको हमें तकसीम करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो है हम इनपुट टैक्स लेंगे। इनपुट टैक्स कितना आया? 2,16,471 मल्टीप्लाई बाय 17%। जी भाई 36,000। अच्छा अब इसको पोर्शन कर दें। पोर्शन कैसे करेंगे? यहां पे लिखेंगे टैक्सेबल कितना है भैया, 3 लाख, उसके बाद लिखेंगे एक्सपोर्ट, 5 लाख, इसको जीरो रेटेड भी लिख देते हैं, और उसके बाद लिख देंगे एग्जाम्प्ट, 2 लाख, इसको टोटल कर लीजिए 1 मिलियन। ये आपने सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख दी। अब आपने करना क्या अगले स्टेप पे? सर 36,800 का जो आपका इनपुट टैक्स है ना, इसको अपोर्शन करना, इसको अपोर्शन करना। 36,800 को कैसे करेंगे भला? सर मैं बताता हूँ सर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 36800 1110 लिख दूं यहाँ पे, और जीरो रेटेड की बात करेंगे। सर जीरो रेटेड की बात करेंगे तो पता क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर 3 की बजाय बस 5 करना, तो ये कितना आ जाएगा 18, इधर ये लिख देते हैं। और एग्जाम के केस में क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 लाख कर दूं, कितना आंसर आ जाएगा?
इसको टोटल करके देखिए 36,800 बनता है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जनाब, ये आपने अपोर्शनमेंट कर ली। अब गौर से अगला स्टेप, अपोर्शनमेंट तक का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब अगला स्टेप, सर ये जो टैक्सेबल के हिस्से में आया ना, ये आपने यहां पे लिखना होता है। इनपुट एक्चुअल ये है, और ये जो जीरो रेटेड के अगेंस्ट आया ना, इसको आपने क्या करना होता है, इसका रिफंड लेना होता है। ये रिफंडेबल में आ जाए। और ये जो एग्जाम के अगेंस्ट आया, इसको क्या करना है, इस पर मिट्टी डाल देनी, इसको इग्नोर कर देना ना। सर जी बात समझ में आ रही है? तो ये 3 शाखें निकलती हैं और इनको अपनी अपनी जगह पर रख देना। यानी टैक्सेबल 11040 पर आ जाएगा, जीरो रेटेड 18400 और एग्जाम 7360। इन तीनों को अलहदा अलहदा तरीके से आपने डील करना है। सर 5100 इनपुट टैक्स आ गया इतना, और 90% ऑफ आउटपुट ले लो। कितना हो गया भाई? 45,900। आपने कहा एक्चुअली कम है, चलो ये तो और भी अच्छा हो गया। जब ये यहाँ पे लिखा तो समझ गए कैरिड फॉरवर्ड तो कुछ नहीं आना। सर इसको लेस कर देंगे तो क्या आ गया, 39960। ये सेल्स टैक्स पेबल आ गया। सर बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। यस, एक्सपोर्ट नहीं भैया, उसको अलहदा लिखना है, नहीं नेट करना, अलहदा लिखना है। एक्सपोर्ट रिफंड आ गया 18,400। एक्सपोर्ट रिफंड आ गया 18,400। सर जी 8.9 में ये चीज थी, आपके साथ बड़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। अब जरा 8.10 है, ये मैं करवा दूं आपको। कोई यार मिल जाएगी छुट्टी, ध्यान ना पढ़ाई ते कर लो। मिस्टर वहीद ने आपको टैक्सेबल एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड की सप्लाई का डाटा दे दिया है। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन दे दिया, परचेज फ्रॉम। सर ये जो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसका क्या होगा? 3% टैक्स लगेगा। इज्तिमाई तौर पे गलत कह रहे हैं आप। सर जी अगर आप सेल करें किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना होता है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने हैं तो फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन किस मुंह से आपसे टैक्स ले रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता। तो यहां पर कुछ भी नहीं होना। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज कर रहे हैं तो कोई इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकते, ना वो आपको चार्ज कर सकता है। अगर यहां पर लिखा होता ना सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं आप सबको शाबाश देता, क्योंकि फिर आपका जवाब दुरुस्त होता कि 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना है। यहां पर वो परचेज कर रहा है, इसका कुछ भी नहीं होना। ये ऐसे जैसे लिखा ही नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। सर जी बात समझ में आ गई है? इसमें ये पॉइंट था कि बाकी तो यार एक कॉन्सेप्ट है वो इसने यहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ, लेकिन वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहता हूँ। सर ये जो कैरेट डाउन हो जाता है, इसका बाद में क्या होता है? आपने एक सवाल किया था ये वाला,
मैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सटेंड करता हूं। फरवरी में क्या हुआ? फरवरी में 8 लाख की सेल हो गई और 5 लाख रुपया। फरवरी में 8 लाख की सेल हो गई और 5 लाख रुपया परचेज हो गया। मैं आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। 2 कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं जो आपको बताने हैं, एक ये और एक इससे अगला। अभी पहले ये सीख लो। सर 8.6 को कंटिन्यू कर रहा हूं। सर जनवरी के महीने की स्टोरी तो उसने आपको बता दी ना कि सेल की 4 लाख की, परचेज की 7 लाख की, और इसको मैंने आपको हल भी करके बताया था। जनवरी के महीने में आउटपुट टैक्स कितना था? जनवरी का महीना दोबारा करें, जान और हम वेट करेंगे। आप खुद कीजिए जनवरी का महीना। ला 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 ला। अच्छा जनाब, 2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बस वो बता के फॉर्मेट बता के मैंने आपको भेज देना। एक की कॉन्सेप्ट ये है कि सर जी ये जो कैरेट फॉरवर्ड आप करते हैं ये जाता किधर है, वो सिखाने के लिए मैंने आपको 8.6 को ही एक्सटेंड कर दिया। ये प्लीज नोट कर लीजिए। इसकी एक एग्जांपल ये और बनेगी इंशाल्लाह 8.11 के नाम से ना। तो ये एक और एग्जांपल ऐड करनी है एज 8.11। 8.6 को एक्सटेंड करके एक एग्जांपल और बना देंगे जो 8.11 के नाम से होगी। सर जी जरा देखिएगा इस पे होना क्या है। सर 8.11 में हम कर रहे हैं और फरवरी का महीना है,
सर आउटपुट टैक्स कितना बनेगा? 9 लाख का 17% ले लें। सर आउटपुट टैक्स कितना बनेगा? 9 लाख का 150। सर इनपुट टैक्स कितना बनेगा? सर अब जरा एक बात गौर से सुनो, इनपुट टैक्स जो आप लेते हो ना, जिसके बारे में आप कहते हो लोअर ऑफ, इसके साथ फौरन लिखो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड फिर एक्चुअल, और इन दोनों को टोटल करें और फिर 90% ऑफ आउटपुट को टोटल करें, और इन दोनों में से जो लोअर होगा फिर वो माइनस करेंगे। इस सवाल में देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आ रहा है? 57,800, और एक्चुअल कितना आ रहा है? सर एक्चुअल आ रहा है 3 लाख का 51,000। सर ये टोटल कितना हो गया? 108, और 90% ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 137700। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? सर ये 1,08,800 लोअर है। सर ये 1,08,800 को लेस कर दें और बात करें, पेबल कितना आ गया? सर कोई कैरेट फॉरवर्ड नहीं आएगा? कितना आ गया भाई? और सर समझ आ रही बात? आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो जो कैरेट फॉरवर्ड था वो गया किधर? वो सर अब अंग्रेजी का जुमला सुनना 18वें चैप्टर में लिखा हुआ है। उसने कहा ये जो कैरेट फॉरवर्ड है ये अगले साल की रिटर्न में ऐसे ऐड हो जाएगा जैसे ही अगले साल का अगले पीरियड का इनपुट टैक्स। ये जो कैरेट फॉरवर्ड है ये अगले पीरियड के इनपुट टैक्स में ऐसे ऐड हो जाएगा जैसे ये अगले पीरियड का इनपुट टैक्स। भैया मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड करके एक्चुअल लेके दोनों को जमा किया, उसको 90% के साथ कंपेयर किया। सर अगर इसमें से जो लोड था वो माइनस कर दिया, बाकी सेल टैक्स पेबल आ गए। सर जी यस और नो? एक ये कॉन्सेप्ट था। यार ये 8.11 है हसनैन भाई, इसको ना 8.11 की नियत से स्क्रीनशॉट ले दो। जैन प्लीज आप नोट कर लीजिएगा कि ये 8.11 है। अच्छा जनाब 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 10, 11 ये मैंने करवा दिए। एक कॉन्सेप्ट रह गया है वो मैं करवा दूं। असल में आप लोगों के जो सवाल हैं मुझे इस वजह से वो बड़े अजीब लग रहे हैं कि वो सारे आप मतलब आप बात ये कर रहे हैं कि सर ये रिपीट कर देंगे, तो कोई कॉन्सेप्चुअल बात करें जो आपको सर दिस वुड बी 8.12 एज वी ऑलरेडी हैव 8.11 इन आवर बुक। नहीं, वो जो 11 है उसको 12 कर दीजिए, ये वो असल में बड़ा सवाल है, उसको आखिर में रहने दें, इसको 8.11 करेंगे। अच्छा सर जी इसमें भी कैरेट फॉरवर्ड आ रहा है, वो नेक्स्ट ईयर में सेम एडजस्ट करेंगे।
कैरेट फॉरवर्ड नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है कहीं कैरेट फॉरवर्ड? अच्छा हरीश भाई, अल्लाह ताला बेहतरी करे इंशाल्लाह। सवाल मैं खुद सवाल करवा के खुद बता रहा हूँ, आप फिर भी मुझे अजीब सी बात पूछें। चलो बहरहाल सर, अगर सेलर ऑफ गुड अनरजिस्टर्ड हो तो फिर क्या करेंगे, मींस ट्रीटमेंट क्या होगा, बताया तो है। इनपुट क्लेम इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, वो इनपुट चार्ज भी नहीं कर सकता, और अगर आपने उससे खरीद के उसे पे कर दी तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। कैसे पता चलेगा टैक्सेबल एग्जाम्प्ट है ये जीरो रेटेड है? सवाल में बताया होगा, या ये बताया होगा कि ये फाइनेंस कैजुअल की आइटम है, और आपको पता होना चाहिए फिफ्थ कैजुअल की आइटम होगी तो जीरो रेटेड, सिक्स कैजुअल की आइटम होगी तो एग्जाम्प्ट, बाकी सारी टैक्सेबल होती हैं, और थर्ड कैजुअल वाली भी टैक्सेबल ही होती है, लेकिन उसके लिए अलग बात है। नहीं सर, ये वाली सारी बातों की आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है सर जी, जिस तरह वो कॉन्सेप्ट इस सवाल से निकलेगा। यार ये आपने नोट कर लिया, मैं ये मिटाने लगा हूं भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो सर, अगर ये वाला सवाल, अगर फिक्स्ड एसेट को आपने परचेज किया, मिस्टर आकाश हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा, सेल्स है 9 लाख की, परचेज ऑफ स्टॉक है 8.5 लाख का, परचेज ऑफ फिक्स एसेट है 5,000 रुपए का ना। अच्छा वो कह रहा है कैलकुलेट करें सेल्स टैक्स लायबिलिटी। इसमें वो क्या रहा है कि आप, इसमें वो क्या रहा है कि आप क्या करें, सेल्स जो है आउटपुट चार्ज करें, और इनपुट जब ब्रॉड फॉरवर्ड लें, और जब इनपुट लें तो उसके ब्रॉड फॉरवर्ड, और दूसरे नंबर पे जो एक्चुअल लेंगे तो उसमें सिर्फ ये वाली चीज लेंगे। ऐसे ही बताया ना आपको, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे 90% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए जब आप एक्चुअल लेंगे तो सिर्फ ये वाली फिगर लेंगे, और उसके बाद आपने बाद में क्या करना है, आपने परचेज को 90% वाले रूल के बाद इनपुट और फिक्स एसेट लेना है, यही बताया है सर। एक बात इसमें और है, अपॉर्शनमेंट। यस, अगर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट परचेज किया हो, अगर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट परचेज किया हो और उस पर अपॉर्शनमेंट भी की हो, अगर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट परचेज किया हो और वो सारी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो उस पर जो इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे उसको भी अपॉर्शन करेंगे, उस पर जो इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे उसको भी अपॉर्शन करेंगे। सर जी इसका वो कैसे करेंगे, जो आपको तरीका बताया था अभी इसका, ये 3 लाख, 5 लाख और 2 लाख ऐसे ही लिखा था ना, और इसके साथ लिखा था कॉमन इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स पोर्शन किया था, ऐसे इनपुट टैक्स पोर्शन किया था ना सर। वो कहता है बिल्कुल इसके साथ एक और कॉलम बना देंगे, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का एक और कॉलम बनाकर उसको भी उसी तरह ही पोर्शन करेंगे जिस तरह दूसरे इनपुट टैक्स को पोर्शन किया। बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल काफी आ जाएंगे, आगे करवा दूंगा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को भी उसी तरह ही अपोर्शन कर देंगे जिस तरह आपने इनपुट टैक्स को पोर्शन किया। 8.9 8.9 इसके हवाले से मैंने आपको ये भी समझा दिया।
apportionment of input tax on plant property equipment। अच्छा जनाब ये बात समझ में आ गई। मैं ना ये सारी चीजें जितनी अब तक आपके साथ पढ़ा चुका हूं इसको सम अप करने लगा हूं। आखिरी 10 मिनट है जिसको कहते हैं ना पावर। जी जी भाई जी कौशी क्लास कौन है क्या ना आखिरी 10 मिनट नहीं 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा। 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा ये कंप्लीट कर आगे भेजूंगा ना भाई। जो फॉर्मेट है ना उसकी फाइनल शक्ल देने लगा हूं मेरे साथ रहिएगा। सर जी यहां पर आउटपुट टैक्स यार थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ आखिरी 10 मिनट है। सारी बातें आपको मैं बता ही चुका हूं। यहां पर आउटपुट टैक्स फिर इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के साथ आपने लिखना है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ में नहीं पहले ब्रॉड फॉरवर्ड फिर एक्चुअल। सर इसको टोटल करेंगे इसको कंपेयर करेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ। इसको देखेंगे इन दोनों में से जो लोअर होगा वो बाहर आएगा। ऐसा ही है सर। इसके बाद हम लेंगे फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। बिस्मिल्लाह। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे सर। उसके बाद लेंगे टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ऐसा ही है। फर्दर टैक्स ले लिया टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो गया। और क्या चीज रह गई सर? यहां पर आ गया सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल। सर नीचे दो चीजें आती हैं। एक इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड और एक एक्सपोर्ट रिफंड। सबसे पहले आप वर्किंग बनाते हैं वर्किंग नंबर 1 और ये वर्किंग होती है आउटपुट टैक्स की। ठीक है। जो अब आप सप्लाई की वैल्यू लेते हैं एडजस्टेड वैल्यू सप्लाई उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17%। फिर उसके बाद आपने करनी होती है वर्किंग नंबर 2 जो क्या होती है इनपुट टैक्स की। उसके हवाले से भी आप एडजस्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई एडजस्टेड वैल्यू लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17%। इसके बाद होती है वर्किंग नंबर 3 सर जी इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ठीक हो गया। इसको क्या करते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और इसका कितना ले लेते हैं 17%। और चौथी वर्किंग कौन सी होती है सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग सर? अपोर्शनमेंट की वर्किंग होती है। और इसमें आप क्या करते हैं इसमें आप यहां पे लिखते हैं टैक्सेबल एग्जेम्प्ट जीरो रेटेड और टोटल। यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरे नंबर पे कॉमन इनपुट टैक्स। तीसरे नंबर पे इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ठीक हो गया। अब जरा देखना सारा सवाल इस फॉर्मेट पे होता है। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले आप
आउटपुट टैक्स की सबसे पहले, अब मैं आपको तरतीब देने को सवाल हल कैसे करना होता है कराऊंगा अगली बार इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप आउटपुट टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 आउटपुट टैक्स को कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 2 इनपुट टैक्स को कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 3 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे जो इनपुट टैक्स है उसको कैलकुलेट करें। ये करके ये वैल्यू जो होती है ये गिवन होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई वो लिखें, और आपने वैल्यू कौन सी लिखनी होती है, एडजस्टेड वैल्यू लिखनी होती है। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टेड वैल्यू। सर ये एडजस्टेड वैल्यू जब फाइनल हो जाती है तो आप ये वाली फिगर इनपुट टैक्स वाली फिगर उठा के कहां पे ले आते हैं। सर ये मेरे साथ साथ रहिएगा, आखिरी 3 मिनट है, मेरे साथ रहिएगा। ये इनपुट टैक्स की वैल्यू आपने यहां पर प्लेस कर दी और इस बेस पर अपोर्शन कर दिया, यस और नो। सर ये इनपुट टैक्स वाली वैल्यू आपने यहां पे प्लेस कर दी और इसकी बेस पर अपोर्शन कर दिया, यस और नो। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने जब ये सारी वर्किंग कंप्लीट कर दी तो इसके बाद ये आउटपुट टैक्स की वैल्यू कहां से आनी है। सर ये आउटपुट टैक्स की वैल्यू यहां से उठ के इधर आ जाएगी, ऐसा ही है ना। सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड की वैल्यू कहां से आनी है, सर ये गिवन होगी। सर ये एक्चुअल की वैल्यू कहां से आनी है, सर ये वाली वैल्यू उठ के आएगी। अभी करवाया है ये कैलकुलेट कर, ये जो टैक्सेबल पोर्शन कॉमन इनपुट टैक्स है ये एक्चुअल की वैल्यू उठ के आएगी। सर यार मैंने थोड़ा सा ऊपर ले गया हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं। सर ये 90% ऑफ आउटपुट की वैल्यू तो निकाल लेंगे, ये तो यहां से आ जाएगी। सब फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज, ये वाला डाटा गिवन होगा, इसका 3% ले लेना। सर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे टैक्स की वैल्यू पता है कहां से आएगी, सर ये वाली वैल्यू आएगी। सर इसके बाद एग्जेम्प्ट वाली इन दो वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे, जीरो रेटेड वाली ये दो वैल्यूज, इन दोनों को जमा करके कहां पे आ जाएगा, एक्सपोर्ट रिफंड में आ जाएगा। और इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड कब आएगा, सर जब आपका 90% कम हो तो इनपुट आएगा, 90% कम हो तो इनपुट आएगा। आपका फुल फ्लैज न्यूमेरिकल ये है, एक एक फिगर जहां से आनी मैंने आपको प्लेस करनी सिखा दी है। सर इंशाल्लाह अगली बार एक बार फॉर्मेट फुल फ्लैश दोबारा बताकर और फिर उसके बाद शुरू कराऊंगा। मैं इतनी करीब पहुंच गया था, मैं थोड़ा सा लालच किया, 5 मिनट आपके ऊपर ले लिए ताकि आपको फॉर्मेट तक पहुंचा दूं। अब हमारा सिर्फ सवाल करेंगे और 2-4 सवाल आपको इंशाल्लाह अगली एक गो में 4 सवाल कराऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे आ जाएंगे, ये बड़े आसान होते हैं। फॉर्मेट यही है भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया इंशाल्लाह। सर जी आज के लिए इतना ही है, जितने लोगों का सवाल है वो रुक जाए, बाकी लोग जा सकते हैं जी, लीव कर दें अगर आप लोगों को समझ आ गया तो। सर क्या हम अभी कर सकते हैं फुल फ्लैश प्रैक्टिस, मैं अभी यही कहूंगा कि अभी आप सिर्फ वो वाले सवाल करें जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पास पेपर वाले सवाल मत कीजिए। कर सकते हैं इंशाल्लाह, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। सवाल पूछिए। सर फॉर एग्जाम्पल अनरजिस्टर्ड पे कर रहा हो तो सर के लिए आउटपुट टैक्स नहीं होगा। सर ये आपने ये आउटपुट टैक्स नहीं होगा बल्कि ये ऐड ही होगा, लायबिलिटी में आउटपुट ही है, ठीक है। सर लेक्चर आज के दिन में अपलोड करवा दें इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ जनाब करवा दें। सर जी जिन लोगों के सवाल हैं और जो रुक गए हैं वो प्लीज सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, वो सवाल अपना टाइप कर दीजिए, मैं उन्हें अभी सवाल देखता हूँ उन्हीं का, उनका अभी के भी। कॉमन इनपुट टैक्स अब बता दे। कॉमन इनपुट टैक्स ये है जो
टैक्सेबल एग्जाम्पल यूनाइटेड सप्लाई को बनाने के लिए जी स्मॉल इज वो कॉमन इनपुट टैक्स। सर ये टैक्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये नहीं कैरिड फॉरवर्ड वो एडजस्ट हो। क्या 90% वाला रूल ये है कि जो उस कैटेगरी में फॉल करता तो उसने कैरी फॉरवर्ड होता है, इस पे 90% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए एडजस्ट होना नहीं तो रिफंड आ जाएगा ना। अगर आउटपुट खत्म हो गया टैक्स और टैक्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अभी एडजस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर ये अगले साल नहीं जाएगा। यहाँ पर फिगर माइनस में नहीं आ जाएगी, सोचो जरा। हाँ जी हाँ माइनस में आ जाएगी। ठीक इनमें से क्या क्या माइनस होना है आउटपुट में से? ये सारे माइनस ही होने हैं, सिर्फ ये ऐड होना है। एक स्टूडेंट ने पूछा इसमें से क्या क्या माइनस होना है, चलो ये सवाल सुन लीजिए। एक स्टूडेंट ने पूछा है सर जी ये भी माइनस होता है, ये ऐड होना है, ये भी माइनस होना है, ये फर्दर टैक्स ऐड होता है, बाकी वो दोनों माइनस होते हैं। ये इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड और एक्सपोर्ट ये तो हम वैसे ही लिख रहे होते हैं ना, ये तो माइनस ही तो प्लस है। बिजनेस टैक्स नहीं दे रहा, हम उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं एफआईआर वगैरह कर। हाँ जी कर सकते। सो ये देखें अब यहाँ से रेस्टोरेंट है ये, वहाँ से हमने लिया तो उन्होंने एनटीआर नंबर भी नहीं दिया हुआ, जीएसटी भी नहीं काटा हुआ, जीएसटी के सामने 00 दिया हुआ। जी आप कर उनकी सकते कंप्लेंट हैं। एफबीआर में करेंगे। एफबीआर में करेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सर ये एडवेंचर भी जरूरी है। एडवेंचर पेपर देने के बाद कर लेना ना। समझे इसकी नहीं है इनपुट और एक्सपोर्टेड फंड को वैसे लिखना है या प्लस करना है माइनस करना है? आज क्या पढ़ाया अली नेम ने कहा, इसका जवाब ये है कि आज मैंने यूनिट नंबर 4, 5 करवाया है और आपको बेसिक एग्जांपल्स E8 आपको पूरा करवाया है। और सर सप्लाई में किसी किस्म की एडजस्टमेंट होती है सर, एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा है और इंशाल्लाह वो हो जाएंगी। और जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ लीजिए। ले जनाब आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह।